और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और सबसे पहले जानिए दमदार यूपी गर्मागर्म खबरों में कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी रामायण मेले का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, फिर सीएम योगी राम मंदिर जाएंगे। सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। संभल हिंसा को लेकर दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, याचिका में हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनकी भूमिका की जांच करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। सुनवाई जस्टिस अश्विनी मिश्र और जस्टिस गौतम चौधरी की डिवीजन बेंच में होगी। तो संभल जाने से राहुल गांधी को रोक दिया गया। अब देखिए, राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने के बाद सियासी घमासान पूरी तरह से चरम पर है। प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरी तरह से मामला शांत नहीं हो जाता, यहां नेता ना आए तो बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी के इस कदम को बीजेपी सियासी पर्यटन और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बता रही है। वहीं प्रमोद कृष्णम का कहना है कि राहुल को संभल नहीं, बांग्लादेश जाना चाहिए। देखिए, संभल की सियासी पर्यटन पर किस तरह से दंगल हो रहा है। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी वापस दिल्ली तो लौट गए, लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष के नेता होने के नाते किसी भी पीड़ित से मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है। राहुल प्रियंका का यह बयान उस वक्त का है जब सभी जानते हैं कि अभी संभल में 10 दिसंबर तक प्रशासन ने किसी भी नेता के आने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राहुल के संभल के सियासी पर्यटन पर प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने का काम न करें, अगर जाना है तो बांग्लादेश जाएं, संभल शांत हो चुका है। गांधी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें, और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में। इधर संभल का मामला संसद में भी उठा। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मामले को गंभीर बताया और राहुल के सियासी पर्यटन को जायज ठहराया। इनकी पोल न खुल जाए कि वोट को जनता का वोट डालने नहीं दिया, इसलिए जानबूझ करके ये घटना हुई है। ऐसी क्या हरकत प्रशासन ने कर दी कि अभी तक वो स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है, और जो ये बड़े बड़े ये जो अधिकारी हैं जो उस मौके पे मौजूद थे वो कटघरे में खड़े हुए आज नजर आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह का प्रतिबंध जो लगाया गया है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष के सियासी पर्यटन पर बीजेपी हमलावर दिखी। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम राहुल और अखिलेश पर निशाना साधते नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दंगाइयों के बड़े हितैषी होने की होड़ लगी है। ये कोई संभल के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के आपसी वर्चस्व की जंग में जो लोग मारे गए हैं, उसमें कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यह दिखाने की होड़ लगी हुई है।
लेकिन संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ जाकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोट की राजनीति के तहत ऐसा कृत्य कर रहे हैं। बहराइच में जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रतिमा को लेकर के एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। लेकिन ऐसे आप जाओगे, राजनीतिक पर्यटन करोगे, तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह आपको समझती है कि जनता में विभेद करा करके आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर संभल मामले पर सियासत जारी है। विपक्ष रह रहकर सियासी पर्यटन की कोशिश कर रहा है, कभी सपा का डेलीगेशन तो कभी राहुल गांधी खुद। ये तब हो रहा है जब सबको पता है कि प्रशासन ने अभी नेताओं के आने पर रोक लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव से लेकर जिले के डीएम, एसपी तक मीटिंग में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि जन सुनवाई और राजस्व के मामले में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व के मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो और सबसे ज्यादा अहमियत इसे ही दी जाए। अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। संभल के किसी भी उपद्रवी को बख्शना नहीं है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए जाएं। चेन स्नैचिंग, स्टंटबाजी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी जिले से सहयोगपूर्ण रवैये की जरूरत रही है। कोई भी पुलिस का अधिकारी किसी निजी कंपनी, व्यक्ति के कार्यक्रम में ना जाए, न सम्मान ग्रहण करें। छेड़छाड़ करने वालों का चौराहे पर उपचार किया जाए। राजस्व विभाग में लंबित पैमाइश के चलते हत्याएं हो रही हैं। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अफसरों पर भी आपराधिक साजिश के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद के बारे में, जहां पर तारीख में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बदलाव कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी 2025 को धर्म संसद होगी। पहले 26 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद का ऐलान किया गया था। मंच पर सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और देश भर के संत शामिल होंगे, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा होगी। साथ ही सनातन बोर्ड के बायलॉज को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सभी के अपने अपने कॉलेज है, विद्यालय है, नाना प्रकार के एनजीओ है। सभी ने यह कहा कि 26 को हम सबको जो है कॉलेजों में जाना है, विद्यालय में जाना है, इसीलिए 26 की तिथि को छोड़ करके आगे बढ़ाया जाए। तो हमने इसको जो है 27 की डेट तय की है और यही प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी संत महात्मा यहाँ आएंगे, जितने साधु संत आएंगे, सभी 27 जनवरी को धर्म संसद में उपस्थित होंगे और जो भी निर्णय होगा उस समय सहमति सबकी होगी। सभी अपना अपना जो भी जिसको राय देनी है, सहमति देनी है, वो सभी धर्म संसद में देंगे। सनातन तो अपने आप में उच्च है, बड़े ही सम्मान विश्व में पाया है। और बोर्ड का जहाँ तक गठन के जो आज तक अभी अनैतिकता फैल रहा है, उसको रोकने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और विचार विमर्श उपरांत हमें आशा है कि एक ऐसा अखंड संविधान आएगा, ऐसा अखंड नियम आएगा जो कि हमारे अखंड भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चित्रकूट की खबर जानिए, जहां पर स्कूटी सवार 2 लड़कों को स्टंट करना भारी पड़ गया। सामान रखकर लड़कों ने जैसे ही स्कूटी स्टार्ट की, वो नीचे गिर गए। ये देखिए, घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की है। स्कूटी चला रहा लड़का स्कूटी के नीचे दब गया। गनीमत ये रही कि स्कूटी बीच सड़क पर नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उधर चित्रकूट में साइबर ठगी से परेशान होकर सुसाइड के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 12 अक्टूबर का है। यहां पर किराना व्यापारी राकेश
केशरवानी को साइबर ठगों ने अश्लील वीडियो कॉल के जरिए अपने जाल में फंसा लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 61,000 की ठगी कर ली गई। इसके बाद भी उससे पैसों की डिमांड जारी की रखी गई। पैसा ना देने पर पुलिस अधिकारी बनकर और फर्जी सीबीआई टीम भेजकर उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। तंग आकर पीड़ित कारोबारी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इस मामले में राजस्थान के डींग जिले के रहने वाले सरफराज खान को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। बहुत वीडियो बन के आ रहा है। 14 अक्टूबर 2024 को वादी गंगा प्रसाद पुत्र राम प्रसाद निवासी स्टेशन रोड गांधीगंज जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्मी पर सूचना दी गई कि दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को उनके भाई मृतक राकेश केसरवानी के मोबाइल नंबर पर कई बार व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से न्यूड वीडियो दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया गया, जिससे डर कर उन्होंने ब्लैकमेलर के गूगल पे नंबर पर 61,500 रुपये भी ट्रांसफ़र किए। इसके बावजूद भी अभियुक्तों द्वारा लगातार उनको डराया गया और पुलिस अधिकारी बनकर उनको लगातार प्रताड़ित किया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरठ में हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तानी दूल्हे ने जापानी दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए हैं। शादी समारोह धूमधाम से हुआ। दोनों के घर वालों की मौजूदगी रही। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तानी दूल्हे ने जापानी दुल्हन को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। बाराती गाजे बाजे के साथ जमकर झूमे। पूरे विधि विधान से शादी समारोह संपन्न हुआ। इस शादी की खास बात ये रही कि ये 2 अलग अलग संस्कृति का मिलन था। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले वैभव ने टोक्यो की रहने वाली रीसा के साथ 7 फेरे लिए। जापानी दुल्हन रीसा भारतीय सनातन परंपरा से इतना प्रभावित हुई कि उसने एक हिंदुस्तानी को अपना हमसफर चुना। Very happy finally that we made it to here, and very blessed with all the blessing and warm welcomes from the family. शुरू में शादी को लेकर वैभव के परिवार को ये अटपटा लगा, क्योंकि रीसा भारत से नहीं थी। लेकिन वैभव के मनाने के बाद परिवार भी मान गया। अब शादी के बाद परिवार वाले भी खुश हैं। 2 साल के रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसे डाउट्स आए थे कि क्या हम शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट सबको मना के और उन चैलेंजेस को दूर करके हम लोग आज शादी करके खुशहाल जिंदगी जीने की उम्मीद में है। चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं, बट वही कॉमन कल्चरल डिफरेंसेस, इंडियन कल्चर जापानीज कल्चर डिफरेंसेस इतने हैं, उनका इस कल्चर में एडजस्ट होना, उसकी एक श्योरिटी नहीं थी। पहले हम डरे हुए थे थोड़ा भिन्नता की वजह से, लेकिन आज क्योंकि वो हमारे सामने है, उसका व्यवहार अच्छा लग रहा है। जैसे हम चाह रहे थे कि हाँ थोड़ा वैसा न हो, भिन्नता न हो, कोशिश करेंगे कि ये दूरी दूर हो हमारी। वैभव 4 साल पहले MBA की पढ़ाई करने के लिए जापान गए थे। वहाँ वैभव के कुछ जापानी दोस्त बन गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद वैभव भारत लौटकर यही नौकरी करने लगे। जापानी दोस्तों के साथ बीच बीच में बातचीत होती रहती थी। कुछ समय बाद रीसा को बेंगलुरु में अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से आना पड़ा। वैभव के टोक्यो के दोस्तों ने उसकी बेंगलोर में हेल्प करने को कहा। जब दोनों मिले तो जल्दी दोस्ती भी हो गई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। रीसा के पिता अहमदाबाद में ही काम करते हैं, जबकि माँ और परिवार टोक्यो में रहता है। परिवार के सभी लोग शादी में पहुँचे। कुछ विदेशी दोस्त भी शादी में शरीक हुए। रीसा को हिंदी नहीं आती, इसलिए दोनों अंग्रेजी में ही बात करते हैं। रीसा को भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा काफी पसंद आया। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां पर एक शख्स की घर की 3री मंजिल से गिरने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। ये मामला थाना प्रेमनगर इलाके के शाहबाद का है। परिजनों का आरोप है कि फहीम की पत्नी ने छत से धक्का देकर उसकी हत्या की है। आरोप है कि फहीम और उसकी पत्नी उजमा के बीच में शादी के बाद संबंध ठीक नहीं थे।
उजमा ने फ़हीम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया था। हालांकि बाद में समझौता हो गया था, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में झगड़ा चला रहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। की पत्नी ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया, जिससे करीब 8-10 फीट नीचे आके गिरे सर केवल, और उनकी मृत्यु हो गई। छत पे थे कहाँ पे? ये छत पे, तीसरी मंजिल से? 3rd फ्लोर पे थे, और फिर दूसरे की छत पे आके गिरे। तीसरी मंजिल से? हाँ, तीसरी मंजिल। ये ऑटो मैकेनिक। पत्नी क्या नाम है? उजरा भी। मारने कारण क्या रहा, क्यों मारा? ये इतने दहेज का मुकदमा कर रखा था 6-7 साल पहले, और ये प्रताड़ित करती थी, और फिर बिना समझौते घर में आ गई। खबर उन्नाव से है, जहां पर देवरानी और जेठानी के विवाद में 5 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। जेठानी पर बच्ची की हत्या का आरोप लगा है। मामला माखी थाना क्षेत्र के रऊ करना गांव का है। संगीता और उसकी जेठानी सुनीता के बीच में कहासुनी के दौरान मारपीट हो गई। इस दौरान मासूम बच्ची रोने लगी और गुस्से में जेठानी ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। उनके साथ वो बच्चे क्या जेठानी उनके में लड़ाई हुई थी, तो जेठानी लोग मारा था इनको, तो बिटिया को उठा के फेंक दी। इनके हाथ में चोट लग गई, बिटिया उठा के फेंक दी। सुबह देखी तो मर गई।